तो हेलो एवरीवन। बीपीएजी 172 जिसका नाम है शासन मुद्दे और चुनौतियां। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से काफी सारे सवाल आपके डायरेक्ट आप क्वेश्चन पेपर में पाओगे, तो आपकी हेल्प होगी। इसको ध्यान से सुनना आप। शासन की अवधारणा व प्रकारों की व्याख्या करें। तो शासन का जो सबसे पहली बार प्रयोग है वो 14वीं शताब्दी में हुआ था, और शासन का अर्थ होता है सरकार का स्थान। सरकार किस तरह से अपने नागरिकों पर शासन करती है, उनको कितनी स्वतंत्रता और छूट देती है, इसी प्रक्रिया को शासन कहा जाता है। ये शासन जो शब्द है वो ग्रीक शब्द केबरनन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संचालन करना, आगे बढ़ना, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी याद रख सकते हो कि शासन की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें शासित करने का जो कार्य अथवा तरीका, इसी को अपन शासन कहते हैं, है ना। क्लीवलैंड ने भी शासन शब्द का प्रयोग 1970 में किया था। तो 14वीं शताब्दी से शासन का प्रयोग होता हुआ है, ठीक है। 1989 के बाद में दोस्तों अपन देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ बना, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये भी अपने हिसाब से पूरी दुनिया में शासन चलाते हैं। विश्व बैंक ने भी एक परिभाषा दी है, राष्ट्रीय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना ही शासन कहलाता है। मेरे को सबसे बढ़िया डेफिनेशन ये लग रही है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। राष्ट्रीय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना क्या कहलाता है? शासन कहलाता है, ठीक है। एक और डेफिनेशन लिख दिए यहाँ पे, विकास की प्रक्रिया में सरकार द्वारा देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का सदुपयोग करके सभी सार्वजनिक और निजी प्रयासों में समन्वय स्थापित करना शासन कहलाता है। विकास की प्रक्रिया में कि एक देश में डेवलपमेंट करना है तो सरकार के द्वारा उस देश में सभी जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका सही इस्तेमाल करना। और उन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे सही किया जा सकता है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर के प्रयास करेंगे तो इसी प्रक्रिया का नाम क्या है? शासन है। आगे पढ़ते हैं अपन। शासन की जो प्रक्रिया है उसको सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक संरचनाओं के माध्यम से क्रियाओं का अधिग्रहण, संसाधनों का प्रबंधन, नागरिकों, समुदायों, स्थानीय शासन निकाय, व्यापारिक संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे भारत में जो शासन है दोस्तों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के माध्यम से, और स्थानीय स्तर पे बात करें तो ग्राम पंचायतें और जिला परिषद वगैरह, और आपका नगर निगम, नगर पालिका यानी कि शहरी निकाय और ग्राम पंचायत, इनके माध्यम से शासन चलता है भारत में। तो आज के टाइम पे दोस्तों शासन का जो अर्थ है वो यही नहीं है कि जो शासित करने वाले लोग हैं वो अपने लोगों को कितना अधिकार स्वतंत्रता देते हैं। शासन का अर्थ आज के टाइम पे बदल गए, कानून और आदेश के अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे कि शासन में है ना दोस्तों, आज विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ ये सब भी शामिल किए जा सकते हैं। पहले तो सरकारें यानी कि राज्य शामिल होता था शासन में। शासन के 3 स्वरूप पर, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। राजनीतिक शासन क्या है? राजनीतिक शासन वह है जिसमें एक राज्य के पास अपने राज्य में आधिकारिक निर्णय लेने की शक्ति होती है, ये राजनीतिक शासन कहलाता है। राजनीतिक दो शब्द से मिला होता है, राज और नीति, जिसका अर्थ होता है उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, ये राजनीति कहलाती है। वर्तमान के समय में राजनीतिक शासन के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के एजेंसी और संगठन काम कर रहे हैं, जिसके कारण राज्यों की शक्तियां कम हुई हैं। वैश्वीकरण का एक और प्रकार दोस्तों आर्थिक आर्थिक वैश्वीकरण, सॉरी यहाँ पर ये शासन है। तो पहला राजनीतिक शासन देख लिया, दूसरा आर्थिक शासन देख रहे हैं अपन। शासन का वह रूप जिसमें एक राज्य अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बाजार को चलाने के लिए नियम एवं कानून बनाता है, जिससे उस राज्य का आर्थिक विकास हो सके। इसके लिए राज्य दो प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाता है, एक तो दोस्तों सूक्ष्म स्तर पे, एक वृहद स्तर पे यानी कि व्यापक या फिर बड़े स्तर पे। इसके साथ साथ इसमें एक राज्य अन्य राज्यों से भी व्यापार वगैरह करता है, जिसके अंदर मतलब आपके व्यापारिक संधि या व्यापारिक समझौते शामिल होते हैं। और राज्य अपने देश के अंदर आर्थिक शासन कैसे चलाता है? राजकोषीय नीति माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से। आर्थिक शासन के सुचारू प्रबंधन के लिए बाजार की विकृतियों को दूर करना, विकृति का मतलब कमजोरी। तो सरकार क्या करती है एक देश के अंदर की अर्थव्यवस्था में जो कमियां आ रही हैं, आर्थिक शासन के तहत उन कमियों को दूर किया जाता है। और दोस्तों कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं कि हमारी महंगाई है वो इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर हमने कर्जा ले लिया है तो इससे ऊपर कर्जा नहीं लेंगे, टाइम पे चुकाएंगे। और आर्थिक शासन तब ज्यादा मजबूत बनता है तब
शासन के जो सभी हितधारक को मिलकर के प्रयास करते हैं। तीसरा शासन का टाइप है सामाजिक शासन। तो देखो, याद कर लिया बड़े आराम से अपन ने, शासन तीन प्रकार का: राजनीतिक शासन, आर्थिक शासन और सामाजिक शासन। सामाजिक शासन का मतलब क्या है कि समाज के अंदर समानता स्थापित करना, समाज की बुराइयों को दूर करना, समाज में जो कमजोर तबके, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनको मजबूत बनाना, उनके लिए नीतियां योजना बनाना, ये जो शासन है वो सामाजिक शासन कहलाता है। ठीक है। और दूसरा दोस्तों, यहां पर नागरिक घोषणा पत्र के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि नागरिक घोषणा पत्र ऐसा एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसका उद्देश्य किसी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाना। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम इंग्लैंड के अंदर 1991 में जॉन मेजर द्वारा नागरिक घोषणा पत्र लाया गया था। नागरिक चार्टर की विशेषताएं क्या होती हैं इस घोषणा पत्र की? कि एक लिखित दस्तावेज होता है, संगठन की सेवाओं की सुनिश्चित गारंटी होती है, मतलब जनता को क्या क्या सुविधाएं, लाभ मिलेंगे इस नागरिक घोषणा पत्र में। उपभोक्ता अनुकूल, यानी कि जो सेवाओं को यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके अनुकूल इस घोषणा पत्र में सारा नियम लिखा हो। गुणवत्तापूर्ण सेवा देना, निश्चित समय पर सेवा की गारंटी देना, यह भी नागरिक घोषणा पत्र में लिखा होता है। तो नागरिक चार्टर या नागरिक घोषणा पत्र एक ही बात है। इसकी जो पहल है सरकारी विभागों द्वारा एक लिखित घोषणा के रूप में, जिसका शीर्ष वाक्य पुटिंग पीपल फर्स्ट। तो दोस्तों, नागरिक घोषणा का मतलब होता है अपने देश में रहने वाले नागरिकों को प्राथमिकता देना, उनको प्रायोरिटी देना और उनके भले के लिए काम करना। आगे अपन देखते हैं दोस्तों, यह सार्वजनिक संगठनों द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्वक सेवाएं प्रदान करने की इच्छा की अभिव्यक्ति है। तो जो सरकारी एजेंसियां होती हैं वो नागरिक घोषणा पत्र निकालती हैं ताकि देश के अंदर रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिले। यहाँ पे दोस्तों नीचे लिख रखा है, ब्रिटेन द्वारा सन 1991 में नागरिक चार्टर के रूप में श्वेत पत्र जारी करके सर्वप्रथम इस अवधारणा की शुरुआत की गई थी। तो नागरिक घोषणा पत्र सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर आया था 1991 के अंदर। अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, कनाडा और अमेरिकी सरकार द्वारा ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण किया गया। तो पहले तो इंग्लैंड ने लागू किया और उसके बाद में धीरे धीरे और देशों ने भी इसको लागू कर लिया। नागरिक घोषणा पत्र 6 सिद्धांतों पे काम करता है। सबसे पहले तो गुणवत्तापूर्ण सेवा, सेवाओं का विकल्प, ठीक है, यानी कि एक सेवा है, अगर उस सेवा को एक एजेंसी नहीं कर पा रही है तो उसका विकल्प क्या हो सकता है, दूसरी एजेंसियां उसको सेवा को नागरिकों को प्रदान कर सकते हैं। शिष्ट व्यवहार, मतलब अच्छे आचरण करे वो जो सरकारी एजेंसी अपने नागरिकों के साथ में। जवाबदेही, जो सरकार होती है अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो। नागरिक घोषणा पत्र में जो पॉइंट लिखा है जैसे कि गरीबी दूर करना, तो वास्तव में गरीबी को दूर करे सरकार। फिर पारदर्शिता, मतलब सरकार जो काम कर रही है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। भारत में नागरिक घोषणा पत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्र व राज्य स्तर पर सभी संगठनों में नागरिक चार्टर बनाने की बात कही गई थी भारत में, लेकिन भारत में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। तो भारत के अंदर जो नागरिक घोषणा पत्र बना भी है उसका जो उद्देश्य है वो यहाँ पे लिख दिया है: संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना, नवाचार, सुधार। नवाचार का मतलब होता है नई पहल करना, न्यू इनिशिएटिव लेना। फिर खुलापन, यानी कि नीतियों के अंदर खुलापन हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, नागरिकों को हक मिले। परामर्श व भागीदारी, ठीक है, नागरिकों से सलाह तर्क वगैरह करके, नागरिकों की भागीदारी करके शासन को मजबूत बनाए। फिर नागरिक केंद्रित, यानी कि प्रत्येक नागरिक के जीवन से संबंधित इसमें बातें लिखी होती है, सभी हितधारक इसमें शामिल होते हैं और उचित व्यवहार शामिल भी होता है। ये भारत में जो नागरिक चार्टर बना है उसकी यहाँ पर उद्देश्य मैंने लिख दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं बन पाया है भारत के अंदर। बात चल रही है, पूरी तरह से नहीं बन पाया है। आगे देखते हैं, सिटीजन चार्टर कभी कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया। भारत के अंदर सेवाओं की आपूर्ति निश्चित समय पर हो पाए इसके लिए सिटीजन चार्टर बनाया गया था और प्रशासनिक संगठन के कर्तव्य को निर्धारित करता है। जितने भी प्रशासनिक संगठन है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं। इससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है नागरिक चार्टर से। इस तरह हम कह सकते हैं कि नागरिक चार्टर नागरिकों के प्रति सरकार के रवैये को बदलने और सूक्ष्म स्तर पर लोक सेवा वितरण का एक अच्छा उदाहरण है। तो जनता को जो समस्याएं आती है जनता के भले के लिए, ठीक है, उसको दूर करने के एक विकल्प है, एक विकल्प है नागरिक घोषणा पत्र। यदि हमें संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, यहाँ पर दोस्तों भारत की बात कर रही है, तो भारत में अगर
हमें संसदीय लोकतंत्र मजबूत बनाना है, तो उसमें नागरिक घोषणा पत्र बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं अब। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम, आपको इस पे टिप्पणी लिखना आ सकता है। 10 नंबर का बहुत ही शानदार सवाल है। तो शुरुआत कैसे करने की, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक आम आदमी देश का असली मालिक होता है। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानना, जनता को अधिकार होता है जानने का कि उसकी सेवा के लिए बनाई गई जो सरकार है वह कहाँ है, क्या कर रही है और कैसे काम कर रही है। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक अपना मतलब टैक्स भरता है सरकार के अंदर। इसके लिए नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनका पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो कल को आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और निश्चित रूप से लगेगी आपकी, क्योंकि आपका पढ़ने का मन है, ठीक है। तो आपने जो कमाया है उस पर आप कुछ टैक्स देते हैं सरकार को। आपको हक है पूरा पूरा, क्योंकि मेहनत आपकी है, आपके पैसे थे, आपके पैसे कटे, तो कहां पर जा रहे हैं, सरकार उनको कैसे यूज कर रही है, उसको जानने का ही एक तरीका है सूचना का अधिकार, ठीक है। तो यह हमारे मौलिक कर्तव्यों, मौलिक अधिकारों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम सरकार के जो काम है वो जान सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, अनुच्छेद 19 के एक के तहत प्रत्येक नागरिक की अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन जनता जब तक यह जानेगी नहीं कि वह अभिव्यक्त कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। तो सरकार कितनी आजादी देती है अपनी जनता को, ठीक है। तो ये 19 आर्टिकल 19 सब क्लोज ए के अंदर लिखा हुआ। 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया था जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। तो एक अधिनियम है दोस्तों 2005 के अंदर सरकार लेके आई थी। इस कानून के अंतर्गत कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय से किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो मैं आपको बार बार वही एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय है। तो महिलाओं के लिए क्या किया है सरकार ने, बच्चों की भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए क्या किया सरकार ने, जान सकते हो आप। इस मंत्रालय में आपको वो एक फाइल सबमिट करनी पड़ेगी कि हमें इंफॉर्मेशन जाननी है। सूचना का अधिकार दोस्तों, ये जो अधिनियम है भारत सरकार ने क्यों बनाया है, क्योंकि सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ था 1948 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। तो भारत सरकार है वो इसलिए ये अधिनियम बनाने पे मजबूर हुई थी। स्वीडन में 1766 में अपने नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान करने वाला प्रथम देश था, ठीक है। तो सबसे पहले जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, यूरोप का एक देश है स्वीडन, वहां पे यह अधिनियम आता है। सूचना के अधिकार अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर 10 नंबर का सवाल आता है तो दोस्त यहाँ पर आपको और भी चीजें लिखनी है कि भारत सरकार का एक ऐसा अधिनियम है जिसमें नागरिक को सूचना का जो अधिकार होता है वो उपलब्ध कराने के लिए एक बनाया गया एक अधिनियम है, कानून है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण, प्राधिकरण का मतलब होता है एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी उससे उससे आपको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन सूचना लेनी है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। लेकिन दोस्तों जो गोपनीय सूचना है ना वो आप नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे कि दोस्तों देश के आंतरिक सुरक्षा के जो मामले होते हैं, ठीक है, और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कुछ बातें होती हैं वो आपको पता नहीं लग सकती है, राइट। तो सरकार की कुछ गुप्त बातों को छोड़ करके आप अन्य जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल ये क्लास रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो आप इसको वापस से एक बार देखना है भाई इस क्लास को वापस से, और कमेंट करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो मेहनत की गई है नोट्स बनाने में आपको समझ में आएगा, ठीक है, और इसको शेयर भी करना है, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। तो मेरी तरफ से ये आपके लिए एक कोशिश थी। और आगे पढ़ते हैं। प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्ति न होने की स्थिति में राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। कोई भी मंत्रालय अगर आपको सूचना देता नहीं है, कोई भी सरकारी एजेंसी, तो आप कहां पर रिपोर्ट दे सकते हैं, कहां पर शिकायत कर सकते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं शिकायत। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है। आगे पढ़ते हैं। इस अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, पारदर्शिता लाना शासन में, मतलब किस तरह की नीति सरकार ने कहां पर पैसे खर्च कर दिए, सरकार की जवाबदेही तय करना, नागरिकों को मजबूत बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को सभी सरकार के जो कदम होते हैं, सरकार की जो नीतियां होती हैं, उनको आम जनता के सामने जांच के दायरे में लाता है। तो सरकार कोई गलत काम ना करे, सरकार की हम विशेष रूप से निगरानी कर सके, तो हम आरटीआई दायर कर सकते हैं किसी भी मंत्रालय, किसी विभाग, किसी सरकारी एजेंसी में। तो इससे होता क्या दोस्तों, सरकार और जो सरकारी विभाग है, सरकारी एजेंसी है, वो जनता के प्रति जवाबदेही बनते हैं, मतलब उनको जवाब देना पड़ता है। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हो दोस्त, आरटीआई अधिनियम 2005 को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही जैसे उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लाया गया था, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरटीआई तंत्र विफलता के कारण यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है। तो इसको सफलता नहीं मिली है इस अधिनियम को। यह आवश्यक है कि सरकार तथा नागरिक संस्थाओं को मिलकर आरटीआई अधिनियम को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि प्रशासन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सके और लोगों की भागीदारी बढ़ सके। यह आप आरटीआई अधिनियम बहुत ही बढ़िया है, इसके अलावा कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इसी नोट से आप पढ़ लेना, वीडियो देखकर पढ़ लेना एक बार, ठीक है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। आगे दोस्तों कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसको कहते हैं। तो दोस्त मैंने गूगल एक कंपनी का एग्जांपल दिया था कि कंपनी है ना, यहाँ करोड़ों अरबों रुपए भारत से कमा के ले जाती है, लेकिन बदले में भारत को क्या देती है, ठीक है, बदले में भारत को क्या देती है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक कंपनी की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि अब जैसे 100 रुपए कमाए भारत से व्यापार करके, ट्रेड करके, ठीक है, भारत में ही रह करके 100 रुपए कमाए, तो 100 रुपए में 5 रुपए है ना वो सोसाइटी के लिए दिए जाने चाहिए। तो दोस्तों एक कंपनी द्वारा विभिन्न गतिविधियों के रूप में निभाई गई पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी है। एक कंपनी है ना अलग अलग एक्टिविटी करती है, उसके कारण वो पैसा कमाती है, और दोस्तों वो जो पैसा है ना, वो पैसा वो इन्वायरमेंट और सोसाइटी के लिए खर्च करती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके तहत कंपनियां जो है दोस्तों सोशल वेलफेयर का काम कर सकती हैं और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारी जो कंपनी है वो मतलब सीएसआर देते हैं, नहीं, मतलब जो बड़ी कंपनी है जो अच्छा खासा करोड़ों अरबों में पैसा कमाती हैं, तो उन कंपनियों को एक साल के अंदर सरकार को डेटा भेजना पड़ता है कि हमने इतना जो पैसा वो इन्वायरमेंट के लिए दिया है, इतना जो पैसा है वो हमने सोसाइटी के भले के लिए दिया है। भारत में दोस्तों ये जो सीएसआर है ये कब लाया गया, ये दोस्तों 1 अप्रैल 2014 को कंपनी अधिनियम, जो कंपनी एक्ट है ना, उसके अंदर जोड़ा गया था ये, ठीक है। तो सीएसआर को कंपलसरी करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो दोस्तों मैंने बताया ना भारत की ताकत, आप यूपीआई लाने वाला भी भारत पहला देश दुनिया का, सीएसआर लाने वाला भी पहला देश भारत का। तो प्राउड फील करें कि अपन भारतीय हैं, राइट। तो देखिए यहां पर कितनी बढ़िया चीजें हैं, भारत में प्रत्येक कंपनी सीएसआर देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि दोस्तों किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप पैसे खर्च करें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। छोटी जो कंपनियां होती हैं वो दोस्तों उनकी वैसे ही इनकम कम होती है, तो वो पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है उन लोगों के लिए, छोटी कंपनियों पर। सीएसआर का जो प्रोविजंस है, सीएसआर के जो प्रावधान है उन कंपनियों पे लागू होते हैं जिसकी नेटवर्थ यानी कि कुल आय उनकी अगर एक साल के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो उनके लिए कंपल्सरी उनको देना पड़ेगा। या फिर कुल कारोबार 1000 करोड़ से ज्यादा है, कुल कारोबार यानी कि टोटल जो उनका बिजनेस है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला करके अगर 1000 करोड़ का हो रहा है, तो उसको सीएसआर देना पड़ेगा, मतलब कुछ हिस्सा है, कुछ रुपया देना पड़ेगा सोसाइटी और एनवायरमेंट के लिए। या फिर शुद्ध लाभ जो नेट प्रॉफिट है अगर 5 करोड़ से ज्यादा है एक साल के अंदर, तो उसको सीएसआर के तहत कुछ पैसा देना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं दोस्त। तो भारतीय कंपनियों के साथ साथ भारत में विदेशी कंपनियों की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, और विदेशी कंपनियों के लिए भी मतलब ये लागू होता है। तो ध्यान दें कि जो फॉरेन की जो कंपनीज हैं लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, हुंडई है, इस सारी कंपनियों पर ये लागू होता है। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज शामिल होती हैं सीएसआर के अंदर, तो कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट ये दोस्तों संशोधन, इसको अमेंडमेंट किया गया था। वैसे तो कंपनी अधिनियम 1956 का बना हुआ, लेकिन समय के साथ में उसमें अमेंडमेंट्स, बदलाव होते रहे, संशोधन होते रहे। तो कंपनी अधिनियम 2013 की 7वीं अनुसूची, 7वीं लिस्ट जो है, उसमें सीएसआर की
गतिविधियों की लिस्ट दी गई है। तो इसकी गतिविधियों में क्या क्या शामिल होता है? केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में स्थित प्रौद्योगिकी इनिशिएटिव के लिए फंड मुहैया कराना। अब जैसे कि आईआईटी है, एनआईटी है, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है, तो दोस्तों ये केंद्र सरकार के द्वारा इनमें पैसा पहले से ही जाता है। लेकिन जिन कंपनियों की दोस्तों 1000 करोड़ रुपए से ऊपर कमाई हो रही है साल के अंदर, वो कंपनियां भी यहां पर इन कॉलेजों के अंदर पैसा देती हैं। या फिर कोई भी कंपनी है वो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करा सकती है, ठीक है, या फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकती है और इकोलॉजिकल बैलेंस का काम कर सकती है। समझ में आ गया? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकती है कोई भी कंपनी, सरकार को बताए कि हमने पर्यावरण बचाया है, हमने पैसे खर्च किए हैं इस पे। या फिर वनस्पतियों, जो आपके पेड़ पौधे हैं उनका ख्याल रखे, जानवरों का ख्याल रखे, है ना, एनिमल वेलफेयर करे। और कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री, इंग्लिश में कृषि वानिकी को कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसके अंदर कोई भी कंपनी है दोस्तों कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और फॉरेस्ट्री सेक्टर में पैसा देती है ताकि किसानों का, जंगलों का भला हो। ग्रामीण विकास योजनाएं, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम बनाई जाती है और जो लाइवलीहुड के लिए जो स्कीम बनाई जाती है उसमें सरकार को हेल्प करे। महिलाओं के लिए घर व छात्रावास की स्थापना, छात्रावास मतलब हॉस्टल्स जो महिलाओं के लिए होते हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए घर वगैरह, राइट। या फिर हेल्थ और सैनिटेशन को बढ़ावा देना, इस पर पैसा खर्च कर सकते हैं अपनी ये जो कंपनियां होती हैं। सीएसआर के तहत देश के औद्योगिक घराने और कॉरपोरेट कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। इसका सीधा लाभ समाज को और कम्युनिटी को होता है। तो दोस्तों करोड़ों रुपए अगर कोई कंपनी कमा रही है तो करोड़ों रुपए खर्च भी करती है, राइट, तभी तो वो सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए बेहतर काम कर पाती है। तो भारत ने कितना अच्छा काम किया है, नहीं तो वो दोस्तों करोड़ों जो पैसा है ये जो कंपनियां अपने ही देश में ले जाती। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है टाइम टू टाइम दोस्तों सीएसआर के जो लॉज होते हैं और जो रूल्स होते हैं उसमें बदलाव करती रहती है। तो एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं सीएसआर क्या चीज है। कंपनियों की समाज के प्रति एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के प्रति, और किसी उत्पाद को बनाने के लिए किसी ना किसी रूप में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जरूर करती है और अच्छा खासा मुनाफा कमाती है, लेकिन प्रकृति को क्या देती है? तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया है कि कोई अगर कार बनाने वाली कंपनी है तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन का जो नुकसान भारतीय समाज में हो रहा है वो लोगों को उठाना पड़ता है। इसलिए इन कंपनियों के कारण इन्हें प्रदूषित हवा और पानी का उपयोग करना पड़ता है। अब देखो अब जैसे जैसे कोई मैं किसी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो बोतल बंद जो पानी आता है ना, जो बोतल 15-20 रुपए की अपन खरीदते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ही तो करिए, जमीन के अंदर जो पानी है उसका निष्कर्षण करके। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना आप, लाइक कोक पीते हैं, ठीक है, पेप्सी पीते हैं, तो ये कंपनियां क्या करती हैं भाई, भारत का ही पानी यूज करके ये बेचती हैं, भारत के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके बेचती है। तो इनका फर्ज बनता है ना, इनका फर्ज बनता है कि समाज को कुछ दें, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ करें। तो इनकी जो जिम्मेदारी है उसी का नाम है सीएसआर, ठीक है। तो जितने भी लोग प्रभावित होते हैं, जैसे कि कहीं पर फिल्टर पानी बनाने की एक कंपनी लगी है, राइट, वहां पे वो कंपनी पानी खींच रही है दिन रात हजारों लाखों लीटर के अंदर, तो उस क्षेत्र के जो लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि वहां पर ग्राउंड वाटर है, भूजल है, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए भारत सहित पूरे दुनिया में कंपनियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि उनको अपनी आमदनी का कुछ भाग इन लोगों की सुविधाओं पर खर्च करना होगा, जिसके कारण उन्हें असुविधा हुई है। इसलिए कंपनियों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए सीएसआर शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो याद रखना है सीएसआर मतलब 18 अप्रैल 2014 को सीएसआर बनाया गया था, ठीक है। किसमें? इसके जो प्रावधान है आपको कंपनी अधिनियम में मिलेंगे, यानी कि कंपनी एक्ट जो है उसी के अंदर सीएसआर जोड़ दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। सीएसआर के तहत, हाँ जी, 1 अप्रैल 2014 को सीएसआर लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। तो सीएसआर में कंपनियां क्या क्या करती हैं? भूख, गरीबी, कुपोषण को खत्म करना, हंगर, पावर्टी और माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करना,
माता एवं शिशु स्वास्थ्य को सुधारना, मैटरनल और जो इन्फेंट हेल्थ है उसको इंप्रूव करना, एजुकेशन को प्रमोट करना, खेल गतिविधियों को बढ़ाना, स्पोर्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करना, पर्यावरणीय स्थिति को सुधारना, इन्वायरमेंटल जो सिचुएशंस हैं उसको इंप्रूव करना, राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण, नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय राहत में योगदान, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अभी जंगलों के अंदर आग लगी हुई है, ठीक है, जिसको आप फॉरेस्ट फायर या फिर वन अग्नि कहते हैं हिंदी के अंदर, और काफी जगह पे लैंडस्लाइडिंग हो जाते हैं, भूकंप वगैरह भी आ जाते हैं। उत्तराखंड में तो पूरा एक बाढ़ आया था, काफी लोग मर गए थे। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, उनमें राहत का जो रिलीफ का काम है वो सीएसआर के तहत कंपनियां करती हैं, पैसा देती हैं। स्लम क्षेत्र का विकास करना, जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरिया है उनका डेवलपमेंट करना, स्कूलों में शौचालय वगैरह का निर्माण करना, ये सब सीएसआर के अंदर शामिल होता है। दोस्तों एक और सवाल अपन पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो वीकेंड एक बार तो हिंदी में रीड करता हूं क्योंकि एक दो लोगों के पास में इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, तो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, हिंदी में रीड करता हूं। विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित कर देना, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। यही सत्ता के विकेंद्रीकरण का मूल आधार है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एक कोट भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट था कि अगर भारत का विकास करना ना, इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो गांव का जो अंतिम आदमी होता है, यानी कि दोस्तों जो पिछड़ा हुआ है, जो मतलब दलित है या फिर जिसके पास में संसाधन नहीं है, अगर वो भी शासन में भागीदारी कर ले, वो भी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर ले, जो डिसीजन होते हैं गवर्नेंस के उसमें पार्टिसिपेट कर ले, तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो महात्मा गांधी का जो ये जो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, उन्होंने कहा था कि अगर वास्तव में भारत का विकास करना है सच्चे मायने में, तो गांव का जो अंतिम व्यक्ति है वो भी अगर शासन में भागीदारी करे तो भारत विकसित देश कहलाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है दोस्तों, किसी भी देश के अंदर जो पावर होता है, ठीक है, अगर वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए निचले लेवल तक, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो आ जाए स्टेट गवर्नमेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट से आ जाए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में वो तहसील या ब्लॉक लेवल पे आ जाए, ब्लॉक लेवल के बाद में वो विलेज लेवल पे आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ये प्रोसेस है इसको अपन डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। विकासशील देशों में लोगों में केंद्रीय नियोजन से निराशा होने के कारण नीति निर्माण में विकेंद्रीकरण को प्रमुख रूप से लिया जा रहा है, ताकि शासन में सुधार किया जा सके। अब दोस्तों जो विकासशील देश है ना, वहां पर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सत्ता में आता है उसको थोड़ा बहुत घमंड हो जाता है, राइट, और वो क्या चाहता है कि शक्तियां मेरे पास में बने रहे, सारी पावर्स है, मैं ही डिसीजन लूं अपनी कंट्री के लिए, तो वो क्या करता है, अपनी ताकत का मिसयूज करता है। ये डेवलपिंग कंट्री में और लेस डेवलपिंग कंट्री में देखा गया, अल्प विकसित देशों में और विकासशील देशों में। तो दोस्तों भारत जैसे विकासशील देश में विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब शक्तियां बटी हुई होंगी गांव के स्तर पर, जिला स्तर पर, है ना, और शहरी जो निकाय होते हैं, लोकल अर्बन बॉडीज जो होता है, जिसमें आपका म्यूनिसिपैलिटी वगैरह आता है, अगर सभी के पास में ताकतें हो तो शासन को स्वस्थ किया जा सकता है और जो डेमोक्रेसी है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो भारत में स्वतंत्रता पश्चात से विकेंद्रीकरण की बात कही गई थी और शासन में तीसरे स्तर को जोड़ने की बात कही गई थी, ठीक है, कि भाई यहां पर मतलब केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर तो शासन चलता ही है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर भी चले, स्थानीय स्तर पर भी चले। ये स्थानीय स्तर लोकल लेवल है, ये तीसरा लेवल कहलाया, ताकि आम लोग निर्णय लें। अब जैसे कि कोई गांव है, ठीक है, गांव के अंदर दोस्तों एक कंपनी स्थापित होने जा रही है, मान लो खनन की, माइनिंग की, तांबा निकल गया है गांव के अंदर, ठीक है, पहाड़ है वहां पे एक कंपनी आ गई है विदेश की। अब दोस्तों गांव के आदमी निर्णय ले, डिसीजन ले कि यहां पर ये कंपनी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। आपको पता माइनिंग एक्टिविटीज से दोस्तों अर्थक्वेक तक आ जाते हैं, आसपास की जमीनें तबाह हो जाती हैं, ठीक है।
तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति जब डिसीजन लेने में समर्थ होगा, कैपेबल होगा, तो दोस्तों डेमोक्रेसी और गवर्नेंस है वो अच्छा होगा। डिसेंट्रलाइजेशन का जो मतलब है अलग अलग लोगों और अलग अलग समूहों के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग होता है। यह वह ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा केंद्र शासन द्वारा निचले स्तर पर अधिकार स्थानांतरित किए जाते हैं। तो देखो सिंपल सा है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, विकेंद्रीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय शासन से लेकर के निचले स्तर तक सभी के पास में शक्तियां बटी हों और अधिकार बटे हुए हों, सबके पास में राइट्स हों। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कई व्यक्तियों अथवा इकाइयों में अधिकार का प्रसार हो जाना। यह वह व्यवस्था है जिसके द्वारा आदेश देने का अधिकार व परिणाम का दायित्व दोनों ही देश के विभिन्न भागों के लिए क्षेत्रीय इकाई के पास होते हैं। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक देश के अंदर काफी सारे स्टेट होते हैं, काफी सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सभी के पास में अगर पावर्स है तो फिर उस देश के अंदर वही बात आपको लिख देनी है, डेमोक्रेसी और गवर्नेंस है, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। तो माना जाता है कि मतलब निचले स्तर पर अगर काम हो रहा है, कोई भी अगर किसी गांव के अंदर सरकार है कोई योजना लाना चाहती है, उस योजना उस स्कीम के अंदर गांव वाले भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि इस जो स्कीम है इसका जो प्रॉफिट लाभ है, ठीक है, ये गरीब आदमी को हमारे को भी मिलना चाहिए और इस तरह से ये योजना बनाई जाए। तो दोस्तों यही जो प्रक्रिया है उसको अपन विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो सरकार है दोस्तों, सरकार मतलब केंद्र सरकार के पास में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। अब सरकार के पास में बहुत सारे काम होते हैं दोस्त, ठीक है, तो सरकार उन कामों में ध्यान लगाए ना कि एक गांव के अंदर क्या रहो सरकार को केंद्र सरकार, अब दिल्ली के अंदर जो बैठी हुई सरकार है, मेरे गांव में मतलब हर एक जो चीज हो रही है उस पर ध्यान लगाएगी, तो भारत में तो दोस्तों कितने गांव हैं, किस तरह से वो शासन कर पाएंगे, फिर समझ गए। तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर गांव के स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत बढ़िया है। अधीनस्थों में पहल भावना का विकास। अधीनस्थ मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि राज्य सरकार के नीचे क्या आता है, राज्य सरकार के नीचे पंचायत आता है, ठीक है, और पंचायत और जिला परिषद ये सब आता है। तो ये सिर्फ ग्राम पंचायत के जो क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, पंच वगैरह, देखो एक तो सरपंच होता है, एक पंच होता है, ठीक है, वही डिसीजन लेते हैं। तो ये अधीनस्थ होते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस जागता है कि हम भी डिसीजन ले सकते हैं हमारे गांव के लिए, हमारे गांव में क्या हो रहा है वो हम सरकार को बता सकते हैं कि इस तरह से आप डिसीजन लें। तो सब ऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव जो भावना है उसका विकास होता है। इंग्लिश में देख लेना इसको, शीघ्र निर्णय मतलब बहुत ही जल्दी से डिसीजन लिए जा सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन से। तो केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को दोस्तों काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जैसे कि मेरे गांव में अगर बांध बनना है, कोई डैम बनना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों अगर काम करेगी मेरे गांव में, ठीक है, तो उसको काफी टाइम लगेगा। जब मेरे गांव की जो ग्राम पंचायत है वो जब काम करेगी तो वो बेहतर निर्णय लेगी अपने गांव के लिए, सीधी सी बात है। तीसरा, प्रत्येक स्तर के व्यक्ति, कोई भी जाति, कोई गरीब है चाहे अमीर है, कोई भी किसी भी जाति का आदमी है, अगर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना एक्टिव रूप से वो रोल प्ले कर रहा है तो दोस्तों अपने स्थानीय स्तर पे वो अच्छे ही निर्णय लेगा। तो केंद्रीकरण में होता क्या है, बहुत सारी जो सूचनाएं होती हैं वो सारे स्तरों से गुजरती हैं, जिससे आप देखो केंद्र सरकार से दोस्तों, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट मेरे गांव के अंदर सोचो आप, रेल नेटवर्क जाना है, ठीक है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य स्तर पे कांटेक्ट करेगी, राज्य स्तर के बाद में जिला स्तर पे, जिला स्तर के बाद में तहसील स्तर पे, तहसील स्तर से फिर गांव में। तो भाई ऐसे तो काफी सालों लग जाएंगे, महीनों लग जाते हैं। तो जब गांव के डिसीजन गांव वाले ही ले सकते हैं तो इसमें टाइम कम लगता है। और सेंट्रलाइजेशन मतलब जो केंद्रीकरण होता है उसकी यही कमी है कि मतलब काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग में। आगे बढ़ते हैं, शीर्ष प्रबंधन को राहत, मतलब जो सरकार चलाते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनको थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, ताकि वो देश के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो तमाम मसले हैं देश से, किसी भी मुल्क से संबंधित, वो फिर वो समाधान कर पाते हैं उनका। आगे है विकास को सरल बनाना। तो डिसेंट्रलाइजेशन में दोस्तों हर विभाग को छूट दी जा सकती है कि आप अपने अनुसार काम करें, ग्राम पंचायत अपने अनुसार काम करे, जिला परिषद अपने अनुसार, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद अपने अनुसार काम करे।
आगे है दोस्तों, भारत में बहुत सारे राज्य इतने बड़े हैं कि राज्य की जो सरकारें होती हैं विभिन्न इकाइयों पर इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, इसलिए उनका प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश छोड़ो, राजस्थान की मैं बात करता हूं, क्षेत्रफल के मामले में नंबर 1 है ना। 33 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है टोटल, तो राजस्थान बहुत बड़ा है। ठीक है, तो राज्य सरकार है दोस्तों क्या क्या करेगी, जयपुर के अंदर जो सरकार बैठी हुई है, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो दोस्तों उनके पास में हर गांव में जाने के लिए टाइम नहीं होता, इतना पैसा चाहिए होता है, हर कर्मचारियों की संख्या भी कम है, इसलिए दोस्तों जो ग्राम पंचायतें होती है गांव के स्तर पे वही डिसीजन ले लेती है। और दोस्तों जिस देश के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज को बोलने वाले, बहुत सारे कल्चर को, बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जिस देश में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, उस देश के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है बहुत ही काम का होता है। क्योंकि अब एक गांव के अंदर दोस्तों सोचो आप, 2-3 जाति के लोग रहते हैं, तो मिलकर के जब डिसीजन लेंगे तो बेहतर ही लेंगे। और जब केंद्र सरकार उनके लिए डिसीजन लेगी तो भाई केंद्र सरकार अपने हिसाब से लेगी, राइट। तो केंद्र सरकार उनके लिए थोड़ा गलत डिसीजन भी ले सकती है, ये आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो। विकासशील देशों में दोस्तों एक जो बहुत बड़ी जो तादाद है इंसानों की, वो गांव के अंदर रहती है। कहते हैं ना कि भारत गांव के अंदर बसता है। तो दोस्तों जब गांव के लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो दोस्तों गांव के स्तर पर भी विकास अपन देख सकते हैं। आगे क्या लिखा है मैंने कि यहां पर विकेंद्रीकरण के विभिन्न आयाम, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, 4 टाइप के होते हैं। एक तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, एक फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन, एक फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। 4 तरीके के होते हैं, याद कर लो इनको, एक बार देख लो। इसके मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा और वीडियो तो आपको देखना ही है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? राजनीतिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के शासन के निचले स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का हस्तांतरण, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो अपनी पावर को ट्रांसफर कर देती है अपने निचले लेवल तक। ठीक है, इस प्रकार के डिसेंट्रलाइजेशन को अपन कहते हैं पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है कि जो अधिकार और कार्य, जो राइट और जो काम होते हैं, वो उच्च स्तर से, हाई लेवल से लो लेवल तक ट्रांसफर हो जाते हैं। वो सारे राइट और फिर डिसीजन भी है वो निचले लेवल पर भी ली जा सकते हैं। भारत में डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया है 1959 में बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद ही, अब केंद्र सरकार ने बलवंत राय जी को कहा कि आप बताओ कि विकेंद्रीकरण कैसे किया जाए, विकेंद्रीकरण अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो बलवंत राय जी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो एक समिति कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता जी उसके प्रेसिडेंट थे, उसके चेयरमैन थे। तो उन्होंने सिफारिश की, रिकमेंडेशन किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन भारत में जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। और दोस्तों काफी टाइम लग गया था, 1993 में, मतलब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए। ठीक है, तब जाके ये जो डिसेंट्रलाइजेशन भारत में अच्छे से लागू हुआ था। तो 5 स्तर पर शासन चलता है दोस्तों, केंद्र, राज्य, जिला, खंड, ग्रामीण। खंड का मतलब यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ तहसील का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और फिर तहसीलों के अंदर काफी सारे गांव होते हैं। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र इकाई की कुछ शक्तियां व कार्यों का संगठन के भीतर अपनी अधीनस्थ इकाइयों में स्थानांतरण। जैसे कि जो बड़े सरकारी ऑफिसर होते हैं वो छोटे सरकारी अधिकारी को काम दे देते हैं, तो समझ गए। अब जैसे कि आईएएस अधिकारी है, वो एक जिले का मालिक होता है, डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, राइट। और दोस्तों अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफी सारे ब्लॉक होते हैं, काफी सारी तहसीलें होती हैं, और हर एक तहसील पे सबसे जो बड़ा एक प्रशासनिक अधिकारी होता है उसका नाम होता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, सबसे बड़ा तो जिला में कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है, जिला कलेक्टर। उसके नीचे कौन आता है, अगर अपन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करें तो एसडीएम आता है। और एस देखो आईएएस के पास में काफी सारे काम होते हैं, काफी सारा बोझ होता है, ठीक है। तो क्या काम करता है, जैसे कि उसके पास में 10 काम है, तो 5 काम दे दिए एसडीएम को, जो कि ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे काम कर रहा है। जिला उपखंड अधिकारी भी उसको कहते हैं, ठीक है, या एसडीएम लिख के आ जाना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो जब कोई बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को कोई काम सौंपता है तो इसको कहते हैं अपन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। चलो मैं पढ़ देता हूं फिर।
कार्यात्मक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र या राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को कार्यों के हस्तांतरण किए जा सके ताकि वे सौंपे गए कार्यों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अपने जो काम है अगर वो लोकल बॉडीज को सौंप देते हैं तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये अपना फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। प्रत्येक स्तर के कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए प्रत्येक लेवल के, जैसे कि लोकल अर्बन बॉडीज के क्या काम है, ग्राम पंचायत के क्या काम है, ठीक है, ये काम पहले से डिफाइन होते हैं। और प्रत्येक स्तर को अपना जो ड्यूटीज है उसको ड्यूटीज को निभाने में फ्रीडम होना चाहिए ताकि वो अपने दायित्व को अच्छे से निभा सके। तो ध्यान देना ये अपना कार्यात्मक विकेंद्रीकरण था, ठीक है, कि मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है ये अपनी पावर और राइट है वो ट्रांसफर कर देती है निचले स्तर तक। फिर फोर्थ है वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है कि शासन के निचले स्तरों तक वित्तीय शक्ति का हस्तांतरण जिससे कि वित्तीय स्थिति में सुधार हो ताकि वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करे ताकि वे अपने डिसीजन खुद ले सकें। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि शासन के जो निचले स्तर होते हैं, ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत हुई या फिर जिला परिषद हुई या फिर नगर पालिका नगर निगम, ये सब हुआ, तो इनको भी पावर होना चाहिए कि ये पैसों से संबंधित डिसीजन ले सकें, ये कहलाता है वित्तीय विकेंद्रीकरण। ये अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और देख लेते हैं अपन, ठीक है, इसके अंदर कुछ यहाँ पे पॉइंट बताए गए हैं, ये और देख लेते हैं अपन। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या चीज है, सबसे पहले तो अपन यही देखते हैं। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देश पेश करने का जो उद्देश्य था, पर्पस था, इनको क्यों लाया गया इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, क्योंकि गवर्नेंस को ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना था, शासन व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक बनाना था, केंद्र तथा राज्य सरकारों से स्थानीय निकाय को शक्ति हस्तांतरित करके भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण में इन संशोधन अधिनियमों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तो क्या कहा है कि जो अधिनियम है ना, इन्होंने क्या काम किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो राइट होते थे, जो पावर होते थे, वो अच्छे से ट्रांसफर किए जा चुके हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा। तो कब कब लागू हुए, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था और 1 जून 1993 को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लागू हुआ था। इसमें देख लेते हैं 73rd वाला। इस संशोधन के बाद राज्य सरकारों के लिए पंचायती राज की एक नई प्रणाली को अपनाना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी हो गया था। तो देखो ये मतलब प्रत्येक राज्य के लिए मैंडेटरी नहीं था, कोई राज्य बाध्यकारी नहीं था, कि ऑप्शन खुले रखे थे हर राज्य के सामने ऑप्शन से कि आप अपने राज्य के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। जैसे कि पहला जो राज्य था ना वो राजस्थान था, दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन को लाने वाला। तो हर स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि आपको अपने स्टेट के अंदर पंचायती राज लाना पड़ेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के माध्यम से, इसकी हेल्प से 11th जो लिस्ट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें पंचायती राज जोड़ा गया और टोटल 29 विषय अब हो चुके हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में भाग 11 में भी जोड़ा गया और आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243, यहाँ पे ओ फॉर ऑरेंज है, जीरो नहीं है, तक प्रावधान शामिल है। देखो कैसे पढ़ते हैं इसको, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 सब क्लोज ओ, इसमें है ना, इसमें बता रखा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के जो प्रोविजंस है उसके प्रावधान है। यह अधिनियम नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता क्योंकि वहां पर दोस्तों जनजातीय परिषद, ट्राइबल जो काउंसिल्स है वो चलती हैं, वहां पे ये सब नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1992 की मुख्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं। सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू करना, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहां पर द्विस्तरीय व्यवस्था लागू करना। तो जिन स्टेट की पॉपुलेशन अगर 20 लाख से अबव है वहां पर 3 स्तर पर, 3 लेवल पर लागू करना स्थानीय शासन को, लोकल गवर्नेंस को।
और जहां पर 20 लाख से कम है वहां पर 2 स्तर के लागू करना। तो प्रत्येक स्तर पर हर 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाते हैं। अगर किसी कारणवश समय से पहले पंचायत भंग हो जाती है, यानी कि पंचायत है वो टूट जाती है, मतलब डिकम्पोज हो जाती है, तो वहां पर 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने पड़ेंगे। ये आ सकता है सवाल, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आ सकता है। जनसंख्या के अनुपात में, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों, प्रत्येक पंचायत व नगर निकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदों में आरक्षण किया जाएगा। अब जिस स्टेट के अंदर, मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे वहां की जो पंचायतें होती हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, शहरी निकाय होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा जन, जैसे कि दिल्ली में नगर निगम है, तो वहां पर दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो पोस्ट है उसमें आरक्षण रिजर्वेशन का व्यवस्था है। पंचायत व नगरीय निकाय में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, मतलब 1/3 जो रिजर्वेशन है, 1/3 पोस्ट है, मतलब 3 में से 1 जो पोस्ट है वो महिला के लिए होगी पंचायत और नगरीय निकाय में, यानी कि अर्बन बॉडीज में। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243 सब क्लोज ई के अनुसार प्रत्येक पंचायत यदि तत्सम प्रवर्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी या इससे अधिक नहीं। तो इसमें क्या लिखा, अगर कोई पंचायत अगर डिकम्पोज नहीं टूटती है, भंग नहीं होती है, तो 5 साल तक अपना काम करती रहेगी। आगे है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो दोस्तों इसको लाया गया था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, यानी कि शहरी स्थानीय निकाय के लिए लाया गया था, जैसे कि नगर पालिका के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह राज्य के विभिन्न स्तरों पर नगर निकायों के लिए दायित्व और कर्तव्यों के विकेंद्रीकरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 74th, ये क्या करता है, अर्बन लोकल बॉडीज होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी ड्यूटीज को डिफाइन करता है। इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो ये जनसंख्या के हिसाब से है। ठीक है, ग्राम स्तरीय निकायों की तरह यहाँ पर भी पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो जो ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए एक सीट तो पक्का है यहाँ पे। पंचायती राज निकायों की तरह यहाँ पर भी दोस्तों जो टेन्योर है, टोटल कार्यकाल है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल के लिए होता है। कंक्लूजन में अपन लिख सकते हैं कि यदि हमें 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को बारीकी से इसको असेसमेंट करना है, तो हमें इनको गांव के स्तर पर और शहरों के स्तर पर अच्छे से इंप्लीमेंट करना होगा, अच्छे से लागू करना होगा। इसके अधिनियमों को, इसके प्रावधानों को, इसके नियमों को अच्छे से लागू करना होगा गांव के अंदर, तहसीलों के अंदर और जिले के अंदर और शहरों के अंदर। देखो मैं आपको बताता हूं कि जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया था, लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को जनक माना जाता है स्थानीय स्वशासन का, और उन्होंने 1882 में, यानी कि 1882 में जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को स्टेब्लिश किया था। लेकिन सरकार ने, अगर आपसे कोई पूछे आगे चल करके कभी कि ऐसी समिति का नाम बताओ जिसकी अनुशंसा पर, जिसकी रिकमेंडेशन पर स्थानीय स्वशासन आया था, लोकल गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस आई थी, वो बलवंत राय मेहता समिति थी। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक भी कहा जाते हैं, यानी कि फाउंडर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के फाउंडर माने जाते हैं बलवंत राय मेहता। ठीक है,